Hello everyone, welcome to CCL chapter CBSE. So in this class we are going to discuss our chapter number 1 of our new book which is exploration. हमारी NCERT ने न्यू बुक्स लेके आ चुके हैं आपकी 9th क्लास की, जिसमें आपकी जो साइंस की बुक होने वाली है ना उसका नाम है एक्सप्लोरेशन। कुछ नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं, एक आध चैप्टर भी ऐड हुआ है। ठीक है, वन बाय वन हम हर एक चैप्टर को डिस्कस करेंगे, लाइन टू लाइन पहले एनसीईआरटी को पढ़ेंगे, फिर हम उस चैप्टर के नोट्स बनाएंगे। नोट्स आपको हमारी जो वेबसाइट है cclchapter.com उसके ऊपर अवेलेबल हो जाएंगे। आपका सीबीएसई का अलग से सेक्शन है, हमारा पहले अलग से चैनल भी है जो कि है CCL चैप्टर HBSC, जिसमें हम बेसिकली हरियाणा बोर्ड के ऊपर फोकस करते हैं। लेकिन अब से हम सीबीएसई के लिए भी डेडिकेटेड चैनल लेके आ चुके हैं और यहां पर केवल सीबीएसई ओरिएंटेड ही आपको पढ़ाया जाएगा। तो ये आपकी नई बुक्स स्टार्ट हो चुकी हैं, एक्सप्लोरेशन, एंड इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस द चैप्टर नंबर 1 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज एक्सप्लोरेशन, एंटरिंग द वर्ल्ड ऑफ साइंस। ओके, सेकेंडरी साइंस, विच मीन्स कि हम एक्सप्लोर करेंगे नई नई चीजों को और हम साइंस की दुनिया में एंटर करेंगे। कैसे एंटर करेंगे, चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है। पहली बार एनसीईआरटी ने कुछ ऐसा लेके आया कि बुक से पहले एक अलग से डेडिकेटेड चैप्टर, जिससे कि बच्चों का इंटरेस्ट बने साइंस के अंदर। सो लेट्स स्टार्ट, बिगिन विद आवर चैप्टर। लाइन टू लाइन पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। चलो, in the middle of stage, science invited you to be curious and observe the world closely। कि जो हमारी at present टाइम है, तो इस टाइम पे जो हमारी साइंस है वो हमें इनवाइट करती है और हमें क्यूरियस करती है। क्यूरियस का मतलब, क्यूरियस मीन्स टू नो थिंग्स व्हेन देयर इज अ क्वेश्चन इन आवर माइंड एंड वी वांट आंसर टू दैट क्वेश्चन। तो हमें क्यूरियस होते हैं, हम ऑब्जर्व करते हैं चीजों को, द वर्ल्ड क्लोजली, और दुनिया के अंदर जो जो चीजें हो रही हैं हम उनको अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं। हमारे अंदर क्यूरियोसिटी होती है, हम नई नई चीजों के बारे में जानना स्टार्ट करते हैं। टू आस्क क्वेश्चन, और फिर हम क्वेश्चंस पूछते हैं। एंड टू फाइंड आउट हाउ थिंग्स वर्क, और जो हमारी अर्थ है, प्लेनेट है, ठीक है, पूरा वर्ल्ड है, वहां पर चीजें कैसे काम करती हैं उनको ऊपर क्वेश्चन देखते हैं, समझते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। इन आवर जर्नी, इस हमारे सफर में, वी डिस्कवर्ड दैट, हमने डिस्कवर किया दैट साइंस बिगेन विद वंडर, कि जो साइंस है ना वो मतलब अजूबों के साथ शुरू होती है, चमत्कारों के साथ बोल सकते हैं हम। एंड ग्रो थ्रू केयरफुल एक्सपेरिमेंट, और फिर हम केयरफुल होकर एक्सपेरिमेंट करते हैं। जो हमने देखा उसके बेसिस पे हमने एक्सपेरिमेंट किया और फिर हम अपने ऑब्जर्वेशंस को निकाल कर लाते हैं। वी कनेक्टेड आइडियाज अक्रॉस द वर्ल्ड ऑफ द लिविंग एंड नॉन लिविंग। हम क्या करते हैं, हमने आइडियाज को कनेक्ट किया, नॉन लिविंग थिंग्स को भी और लिविंग थिंग्स को भी, दोनों को हमने क्या किया, कंबाइन किया यहां पे। एज यू नो, एंटर द सेकेंडरी स्टेज, और अब हम किस स्टेज के अंदर एंटर कर रहे हैं, सेकेंडरी स्टेज, मतलब आपकी 9th क्लास। आपकी पहली जो स्टेज थी वो कौन सी थी, मिडिल स्टेज, जो आपकी 6, 7, 8 क्लास थी, ये आपकी मिडिल स्टेज थी। नाउ यू आर एंटरिंग इन द सेकेंड स्टेज, सेकेंडरी स्टेज। दिस जर्नी कंटिन्यूज बट विद एन एम्फेसिस ऑन द डीप एक्सप्लोरेशन। ये जर्नी ऐसी ही चलती रहेगी, जैसे आप सीखते आ रहे थे वैसे ही सीखते रहोगे, वैसे ही पढ़ते रहोगे। लेकिन नया क्या है, नया है कि अब आप डीप एक्सप्लोरेशन करोगे। जो टॉपिक्स हैं, ठीक है, जो थ्योरीज हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उनके अंदर और गहराई में उतरोगे। पहले आप बेसिक बेसिक पढ़ते थे, लेकिन अब क्या करोगे आप, अब बिल्कुल आप डीप एनालिसिस करोगे उस चीज का। साइंस इज नॉट ओनली अबाउट व्हाट वी नो, साइंस को ऐसी चीज नहीं है कि जो हमें पता है, बट ऑल्सो अबाउट हाउ वी नो इट। ये भी डिपेंड करता है कि हम कैसे पता लगाते हैं उन चीजों के बारे में। हाउ ऑब्जर्वेशंस लीड्स टू मेजरमेंट्स, और कैसे ऑब्जर्वेशंस हमारी मेजरमेंट्स तक जाती हैं। हम ऑब्जर्व की चीजें, ऑब्जर्व से हमने फिर नहीं यार ऑब्जर्व तो कर लिया, लेकिन उनको मेजर भी करना पड़ेगा, फिर हम उनको मेजरमेंट करते हैं। हाउ पैटर्न्स आर एक्सप्रेस्ड यूजिंग सिंबल्स, कैसे हमारे जो पैटर्न हैं उनको हम एक्सप्रेस करते हैं सिंबल्स में। देखो सिंबल्स की क्या खास बात होती है, सिंबल्स हमारे टाइम बचाते हैं एक तो, और जगह बचाते हैं। मान लो हमने कोई वर्ड लिखना है,
ठीक है, लेकिन उस वर्ड की जगह एक सिंबल और मैं उसका सिंबल लिख दूं तो कोई भी पढ़ के उस सिंबल को समझ जाएगा कि इस सिंबल का ये मतलब है। एंड इक्वेशंस, साइंस के अंदर सिंबल्स होंगे, इक्वेशंस होंगी, जैसे मैथ्स के अंदर होती है ना आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वगैरह, ठीक है। हाउ मॉडल्स आर बिल्ट टू रिप्रेजेंट कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स, और कैसे कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स मतलब बड़े बड़े सिस्टम्स को दिखाने के लिए हम मॉडल्स बनाते हैं। जैसे हमारा एटम है, अब एटम किसी ने देखा तो नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जूम करके तभी दिख सकता है, लेकिन जो हमारे साइंटिस्ट थे वो जब एक्सप्लोरेशन चल रही थी, एटम की डिस्कवरी चल रही थी, तो वो अपने मॉडल्स लेके आए थे दिखाने के लिए कि भाई एटम ऐसा है, एटम ऐसा है, एटम ऐसा है। फिर उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट हुए, डीप रिसर्च हुई, और जो फिर रिजल्ट्स निकल के आए उनके बेसिस पे जिसका जो मॉडल था सही था वो हमने सही मान लिया, ठीक है। एंड हाउ आइडियाज आर टेस्टेड, कैसे आइडियाज आए और फिर हमने उसको टेस्ट किया। ऑफन रिवाइज्ड, और कई बार जो आइडियाज उनको रिवाइज भी करना पड़ता है। मान लो किसी साइंटिस्ट ने कुछ अपना रिजल्ट दिया, एट प्रेजेंट उसने उसको प्रूव भी करके दिखा दिया, लेकिन बाद में दूसरे साइंटिस्ट आए, सेम चीज के ऊपर उन्होंने भी रिसर्च की और उनके एनालिसिस दूसरी निकल गई, उनकी ऑब्जर्वेशंस डिफरेंट थी, तो फिर वो क्या करेंगे, वो क्वेश्चन मार्क पुट कर देंगे पहले वाले की, भाई नहीं, वो पहले वाली जो ऑब्जर्वेशन थी वहां पर कहीं ना कहीं ये मिस्टेक थी, अब इस मिस्टेक को हमने करेक्ट कर दिया है, अब हमारी रियल थ्योरी या फिर रियल ऑब्जर्वेशन ये निकल के आई है, तो फिर हम जो लेटेस्ट होती है उसको मान लेते हैं, मतलब कि हमारी जो थ्योरी थी वो रिवाइज्ड हो गई। एंड सम टाइम व्हेन डिस्कार्डेड, और कई बार तो जो थ्योरीज है उनको डिस्कार्ड कर दिया जाता है, जब तक हमें नहीं पता थी इसके अंदर कोई मिस्टेक है तब तक हम चलाते जा रहे थे, लेकिन जैसे ही प्रूव हुआ कि नो दिस थ्योरी इज नॉट एप्लीकेबल, देन वी सिंपली डिस्कार्ड इट। इन आवर सेकेंडरी स्टेज टेक्स्ट बुक ऑफ साइंस, हमारी जो सेकेंडरी स्टेज है इसमें जो हमारी टेक्स्ट बुक है इसका नाम भी क्या रखा है, एक्सप्लोरेशन। एक्सप्लोरेशन क्या होता है, जब हम नई नई चीजों को खोजते हैं उसको हम एक्सप्लोरेशन बोलते हैं। वी विल लुक मोर क्लोजली, हम ज्यादा गहराई से, ज्यादा पास से देखेंगे, ज्यादा सोचेंगे, अच्छे से केयरफुल होकर थिंकिंग करेंगे। एंड फाइंड आउट हाउ साइंटिफिक आइडियाज हेल्प अस मेक सेंस ऑफ नेचर, कैसे साइंटिफिक आइडियाज हमें हेल्प करते हैं हमारे नेचर को जानने के बारे में, टेक्नोलॉजी को जानने के बारे में, एंड आवर प्लेस विद इन देम, और हमारी जो प्लेस है, हम जहां पर रहते हैं इन सब के बीच में, उसको बारे में जानने के उसके बारे में हमें जानने को मिलेगा, ठीक है। एंड अगर आप अभी तक इस वीडियो में बने हो तो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, हमारा नया चैनल है, ठीक है। और बिल्कुल डीपली पढ़ाएंगे आपको, ऐसे सुपरफिशियल हमारे पास कुछ नहीं होने वाला कि भाई आपको ऐसी कोई चीज नहीं मिलेगी कि भैया हम 20 मिनट में चैप्टर खत्म, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है कि 20 मिनट में चैप्टर को खत्म कर दें, क्योंकि यहां पर हर लाइन में एक मीनिंग है। then how we will be able to complete the chapter in just 20 minutes? In 20 minutes we can simply revise that chapter. हम रिवाइज कर सकते हैं लेकिन पढ़ नहीं सकते, पढ़ना हमें डेप्थ से ही पड़ेगा जो हम कर रहे हैं, ठीक है। तो भाई अगर आपको स्टडी का पैटर्न अच्छा लग रहा तो प्लीज सब्सक्राइब करो, चैनल को सपोर्ट करो। आपके हर सब्जेक्ट आपको सीबीएसई के बेसिस पे पढ़ाए जाएंगे, आपके नोट्स दिए जाएंगे, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस दिया जाएगा कि भाई ये आपके प्रीवियस ईयर पेपर से ये टॉपिक्स है, यहां से मैक्सिमम एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा सब कुछ, कहीं जाने की जरूरत नहीं, ना कोई बैच वगैरह परचेज करने की जरूरत है, सब कुछ आपको यूट्यूब के ऊपर और हमारी जो वेबसाइट है cclchapter.com उसके ऊपर अवेलेबल हो जाएगा। लेट्स कंटिन्यू टू रिफ्लेक्ट द अप्रोच ऑफ दिस टेक्स्ट बुक, कि भाई अब इस टेक्स्ट बुक में नई बुक तो ले आए, इसके अंदर होगा क्या 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 है वो बताने के लिए हमें द पेज नंबर्स हैव बीन थॉटफुली डिजाइन्ड, हमने जो पेजेस के नंबर है ना वो भी सोच समझ के डिजाइन किए हैं कि कहां पर हमें बच्चों को क्या पढ़ाना है। एंड आर फ्रेम्ड बाय द मैग्नीफाइंग ग्लासेस, और कैसे फ्रेम किया हमने, मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास क्या होता है, क्या काम होता है, टू ऑब्जर्व थिंग्स मोर डीपली, हमें बड़े मतलब मैग्नीफाई करके हम चीजों को ज्यादा डीपली एनालिसिस करते हैं, तो इसी तरीके से इस बुक के अंदर हम कंसेप्ट्स को डीपली एनालिसिस करेंगे। एंड कंपास,
और हमें ये बुक में मतलब किस टाइप से यूज करें हम, मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह भी और कंपास की तरह भी, क्योंकि मैग्नीफाइंग ग्लास सिंबलाइज केयरफुल ऑब्जर्वेशन। मैग्नीफाइंग ग्लास क्या सिंबलाइज करता है कि हम बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ ध्यान से ऑब्जर्व करें चीजों को, और नोटिसिंग पैटर्न एंड पेइंग अटेंशन टू व्हाट माइट अदरवाइज बी मिस्ड। हम उन पैटर्न्स को ऑब्जर्व करते हैं, उनके ऊपर अटेंशन डालते हैं कि कहीं हमसे कुछ छूट ना जाए, हम केयरफुल होकर ऑब्जर्वेशन करते हैं। द कंपास रिमाइंड अस दैट एक्सप्लोरेशन ऑल्सो नीड डायरेक्शन, कि जो कंपास है हमें यह दिखाता है कि जो एक्सप्लोरेशन है ना उसको भी एक डायरेक्शन चाहिए। ये नहीं कि हम आंखों पे पट्टी बांध दे और अंधाधुंध कहीं भी कुछ भी पढ़ रहे हैं, नहीं। एक्सप्लोरेशन के साथ साथ डायरेक्शन होना तब जरूरी है, तभी हम किसी रिजल्ट के ऊपर किसी डेस्टिनेशन तक पहुंच पाते हैं। क्योंकि मान लो आप अपने घर से निकले गाड़ी पे, अगर आपको कोई डायरेक्शन ही नहीं पता कि आपको किस साइड जाना, तो आप कहां जाओगे? आप अपने डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंच पाओगे। भले ही आपके पास कितनी अच्छी गाड़ी हो, कितनी अच्छी ड्राइविंग हो किसी के पास, लेकिन जब तक डायरेक्शन ही नहीं होगी, आपको यही नहीं पता होगा कि हम सही रास्ते पर जा रहे हैं या नहीं, तो आप नहीं पहुंच पाओगे। सो चूजिंग अप्रोप्रिएट मॉडल्स, इससे हम अच्छे से चूज कर पाएंगे कि हमने कौन से मॉडल्स देखने हैं। आस्किंग राइट क्वेश्चन, कि हम कैसे सही क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एंड नोइंग द लिमिट ऑफ वेयर आवर आइडियाज अप्लाई, और हमें यह भी पता होना चाहिए कि कहां तक हमारे आइडियाज अप्लाई हो सकते हैं, कि यहां तक हमारी पहुंच है, यहां तक हम अपने आइडियाज को लगा सकते हैं। टुगेदर दे टेल अस दैट एक्सप्लोरेशन इन साइंस इज नॉट वैंडरिंग एमलेसली। ये दोनों हमें बताते हैं कि साइंस के अंदर एक्सप्लोरेशन ऐसे नहीं कि हम अंधाधुंध कुछ भी कर रहे हैं, नहीं, बट ट्राइंग टू मेक सेंस ऑफ आवर वर्ल्ड विद केयर एंड पर्पस, कि हम अपनी साइंस की दुनिया में अच्छे से केयरफुल होके पर्पसली हम चीजों को ऑब्जर्व करें, उनको सेंस करें, उनको पढ़ें। चलो उसके बाद द नेचुरल वर्ल्ड इज कॉम्प्लेक्स। जो हमारा नेचुरल वर्ल्ड है वो क्या है? थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, जटिल है, बहुत सारी चीजें हैं जो एक साथ एक दूसरे से इंटरलिंक है और काम कर रही हैं। एंड स्टडिंग इट इन फुल डिटेल इज ऑफन इम्पॉसिबल, और हम उन सभी चीजों को एक साथ पढ़ पाए ये इम्पॉसिबल है, ऐसा मुमकिन ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। टू मेक सेंस ऑफ दिस कॉम्प्लेक्सिटी साइंस यूजेस मॉडल्स। उन सभी जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं उनको पढ़ने के लिए साइंस क्या यूज करती है? मॉडल्स का। दीज आर सिंप्लीफाइड वेज ऑफ लुकिंग एट रियल सिस्टम्स, कि हमारा रियल सिस्टम्स को देखने की एक सिंपल, ये मान सकते हो आप, एग्जांपल्स हैं। जैसे अब एटम है, ठीक है, अब एटम रियल में तो किसी ने नहीं देखा, लेकिन हम एटम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एक स्फेयर की फॉर्म में, कि एक स्फेयर है जिसके बीच में न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के चारों तरफ हमारे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, ठीक है, इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। सेल है, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? बेसिकली जैसे हमारी अर्थ है, अर्थ का भी इतनी बड़ी अर्थ है, लेकिन हम उसको एक ग्लोब के थ्रू, एक मॉडल के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो क्या है? मॉडल्स के थ्रू हम चीजों को ऑब्जर्व करना। अब वो अर्थ जैसी दिखती है, हमारी नॉलेज के अकॉर्डिंग हमने बना दिया वो मॉडल, लेकिन उसके अंदर भी कुछ ना कुछ एरर हो सकती है। लेकिन उन एरर को हम नेग्लेक्ट करके एक हमें बेसिक ओवरव्यू दे देती है हमारी कॉम्प्लेक्स चीजों का, तो वो क्या कहलाते हैं? हमारे मॉडल्स। That focus only on what is most important for a given question। हमें बस ये देखना कि उस मॉडल से हमें जितनी जरूरत है उतनी नॉलेज मिल रही है ना, बस, उससे ज्यादा हमने कुछ चाहिए नहीं, हमारे क्वेश्चंस का जवाब मिल रहा है बस। इन फिजिक्स ए मूविंग कार मे बी रिप्रेजेंटेड एज ए सिंगल पॉइंट, कि एक फिजिक्स के अंदर हम एक चलती हुई कार को एक पॉइंट की तरह भी दिखा सकते हैं। मान लो ये है, ये एक रोड था, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक है। तो मैंने बोला कि यहां पर भाई ये एक कार थी, ये क्या है? एक कार है, और ये यहां से चलना स्टार्ट करती है। तो यहां पर ये पॉइंट है, ये वैसे ये पॉइंट है, लेकिन मैंने इसको डिनोट क्या कर दिया? कार। और मैंने इसको डिनोट कर दिया और मैंने न्यूमेरिकल सोल्व कर दिया कि भाई इतनी मेरी कार की स्पीड थी, इतना टाइम लगा, तो डिस्टेंस बता दो। मैंने डिस्टेंस निकाल दिया। तो मेरे को क्या लेना देना इस पॉइंट से? कोई पॉइंट को एक्सूम करने से मेरा काम चल रहा है, तो मेरे लिए ये पॉइंट ही क्या है? एक कार है। उसके बाद
वाइल इन केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के अंदर क्या होता है, एटम्स एंड मोलिक्यूल्स आर ड्रॉन एज स्फीयर्स एंड बॉन्ड्स, कि जो हमारे केमिस्ट्री के अंदर जो एटम्स हैं, मोलिक्यूल्स हैं, उनको हम स्फीयर और बॉन्ड के थ्रू दिखाते हैं। ठीक है, मान लो जैसे हमारा वाटर है H2O, इसके अंदर 2 हाइड्रोजन एटम है, 1 ऑक्सीजन का एटम है, तो मैं इसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं कि ये मेरा ऑक्सीजन का एटम है, ये मेरे 2 हाइड्रोजन एटम है, ये इस तरीके से बॉन्ड बना रहे हैं, ये हमारा ऑक्सीजन का एटम है, ये हमारे हाइड्रोजन एटम है। तो ये क्या है, ये स्फीयर्स हैं और ये क्या शो कर रहे हैं, ये बॉन्ड शो कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएंगे, हमारा एक मॉडल ही तो है अंडरस्टैंडिंग के लिए। एक्चुअल में ऐसा थोड़ी दिखता है, लेकिन हमें बेसिक आइडिया आ गया कि हाँ भाई ऐसे होता है। उसके बाद इन बायोलॉजी सेल्स आर शोन एज डायग्राम्स हाईलाइटिंग की पार्ट्स। अब बायोलॉजी के अंदर हम डायग्राम्स लेके आते हैं जिससे हमें जो बेसिक पार्ट्स होते हैं। एंड इन अर्थ साइंस द अर्थ में बी ट्रीटेड एज ए स्मूथ स्फीयर लेयर्ड इनटू ए डिस्टिंक्ट रीजन्स। और साइंस, जो अर्थ साइंस हमारी ज्योग्राफी होती है, उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, हम पूरी अर्थ को एक स्मूथ बॉल के ऊपर रिप्रेजेंट कर देते हैं। लेकिन एक्चुअल में हमारी अर्थ स्मूथ थोड़ी है, कहीं प्लेन्स है, कहीं माउंटेन है, कहीं रिजिस है, कहीं ओशंस है, कहीं डेजर्ट है, कहीं फॉरेस्ट है। ठीक है, जो फिजियोलॉजिकल कंडीशन है अर्थ की वो बहुत डिफरेंट है, बट ग्लोब से हमारा काम चल रहा है। Building such models involves making assumptions and deliberately ignoring certain details. इन मॉडल्स को बनाने के लिए हमारा मेन एम क्या है कि हम involves making assumptions, कि हम अपना एज्यूम करें चीजों को इन मॉडल्स के थ्रू, एंड डेलिबरेटली इग्नोरिंग सर्टेन डिटेल्स, और कुछ डिटेल्स को हमें इग्नोर भी करना पड़ेगा। क्योंकि अब मैंने यहां पर मॉडल बनाया था, हमने एज्यूम किया कि भाई ऐसे 2 हाइड्रोजन के एटम है और 1 ऑक्सीजन के एटम के साथ ऐसे जुड़े हुए हैं। क्या एक्चुअल में ऐसे जुड़ेंगे? नहीं। एक्चुअल में ऐसे मॉडल होगा? नहीं होगा। तो हमने कुछ चीजें इग्नोर कर दी कुछ चीजों को समझने के लिए, और साइंस के अंदर ये जरूरी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल व्हेन स्टडीइंग द मोशन ऑफ ए फॉलिंग ऑब्जेक्ट, जब हम एक मोशन पढ़ रहे कि हवा से कोई चीज गिरी, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एयर रेजिस्टेंस में भी नेग्लेक्टेड। उस टाइम पे हम एयर का रेजिस्टेंस को क्या पता नेग्लेक्ट करते हैं, हम माने ही नहीं कि वहां पर एयर थी। एंड अंडरस्टैंड द बेसिक इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि हमने पढ़ना क्या है, ग्रेविटी पढ़ना है, एयर के रेजिस्टेंस थोड़ी पढ़ना है। जब एयर का रेजिस्टेंस पढ़ना होगा तब हम एयर के रेजिस्टेंस को कंसीडर कर लेंगे, लेकिन यहां पर हम ग्रेविटी पढ़ रहे हैं तो हम ग्रेविटी, मान लो ये पेन है, ये मैंने यहां से छोड़ दिया नीचे, ठीक है, तो मैंने छोड़ दिया, तो मैं क्या कंसीडर करूंगा कि भाई मैंने जहां से छोड़ा ये कितना टाइम इसको ग्राउंड को हिट करने में लगा, ठीक है, और उसके हिसाब से मैं अपना एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को कैलकुलेट करूंगा। तो मैं कि भाई हवा कैसी थी, ठंडी थी, गर्म थी, हवा के अंदर कैसे पार्टिकल्स थे, हवा कितना रेजिस्टेंस किया हवा ने इसको गिरने के लिए, ये थोड़ी मैं कैलकुलेट करूंगा। इस चीजों को हमें नेग्लेक्ट करना पड़ेगा। बायोलॉजी के अंदर व्हेन स्टडीइंग हाउ द हार्ट पंप्स ब्लड, जब हम ये देखते हैं कि हमारा जो हार्ट है वो पंप कैसे करता है ब्लड को कैसे पंप करता है, मेनी इंडिविजुअल सेल्स आर इग्नोर्ड, बहुत सारे इंडिविजुअल सेल्स को तो हम इग्नोर ही कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये मान के चलो जब प्राइम मिनिस्टर चलता है तो हम उसके आसपास के मंत्री वगैरह को सबको भूल जाते हैं, ठीक है, तो वही काम है। तो यहाँ पर हार्ट मेन है, हार्ट को स्टडी करना था, तो उसके साथ कौन सी सेल्स हैं, कोच है, उनको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। सो दैट द ऑर्गन कैन बी अंडरस्टूड एज ए फंक्शनिंग सिस्टम, जिससे कि जो हमारा ऑर्गन है एक फंक्शनिंग सिस्टम की तरह हम उसको ऑब्जर्व कर पाए। रिमेंबर दैट दीज चॉइसेस आर नॉट मिस्टेक, ये जो हम चॉइसेस लेते हैं ना नेग्लेक्ट करने की, ये कोई गलतियां नहीं कर रहे हैं हम, दे आर डन ऑन पर्पस टू कीप थिंग्स सिंपल इनफ, बस हम इसलिए करते हैं कि हमारी जो चीजें हैं वो सिंपल रहे, हमारा कंसेप्ट सिंपल रहे और हम इजीली समझ सकें, बट स्टिल अलो अस टू फाइंड आंसर टू व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। और हम ऐसा करके भी जिन चीजों के हमें, जिन क्वेश्चंस के हमें आंसर लेके आने हैं उनको हम इजीली आंसर ढूंढ पाते हैं, हमारा काम हो जाता है। चलो उसके बाद मीट और साइंटिस्ट, आपकी बुक में अलग अलग कुछ कुछ इंटरेस्टिंग टेबल्स दी हुई हैं, ठीक है, जिसमें हमारा है कि हम साइंटिस्ट को के बारे में जानेंगे, एक जिनका नाम क्या था, मेघनाथ शाह। ये इनका हमारा फोटो, एक हमारी पोस्टल स्टैंप भी होती है, जो पोस्ट लेटर नहीं होते उनके ऊपर स्टैंप चिपकाई जाती है,
तो वो भी है, ये 100 रुपीज की स्टैंप है। तो इन्होंने क्या किया था, सिंप्लीफाइंग द स्टार्स, कि स्टार्स को सिंप्लीफाई किया था। कैसे किया था? साइंस ऑफन बिगेन बाय इग्नोरिंग डिटेल्स, साइंस की शुरुआत होती है कई बार हमें डिटेल्स को इग्नोर करना पड़ता है। व्हेन जो हमारे फिजिसिस्ट थे मेघनाथ शाह स्टडीड द लाइट फ्रॉम स्टार्स, जब लाइट को स्टडी कर रहे थे जो स्टार्स की तरफ से आ रही थी, ही डिड नॉट ट्राई टू मॉडल एवरी एटम, उन्होंने हर एक जो स्टार का एटम है उसको मॉडल करने की कोशिश नहीं करी, जो स्टार के अंदर रिएक्शन हो रही है उसको कंसीडर नहीं किया, और एवरी मूवमेंट इनसाइड स्टार हो या फिर स्टार के अंदर जो कुछ भी मूवमेंट हो रही है उन सबको उन्होंने क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। क्योंकि हमारा पर्पस क्या था, हमें तो लाइट के नेचर को पढ़ना था, ये थोड़ी हमने स्टार के नेचर को, हमें लाइट के नेचर को पढ़ना था। तो इंस्टेड ही ट्रीटेड द मैटर इन द स्टार एज ए हॉट गैस, उसने क्या समझ लिया कि भाई जैसे हमारा जो स्टार है वो एक हॉट गैस का क्या है, एक ये मान के चलो एक बॉल है, ठीक है, हमारी हॉट गैसेस की जो जल रही है और हमें लाइट दे रही है, बात खत्म। इग्नोर्ड मेनी कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस, बहुत सारी प्रोसेसेस को इग्नोर कर दिया, एंड फोकस्ड ओनली ऑन टेम्परेचर, प्रेशर एंड हाउ एटम फॉर्म्ड आयंस, और उन्होंने केवल इस चीज के ऊपर फोकस किया कि कैसे टेम्परेचर, प्रेशर और हमारे जो एटम है वो आयंस के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। दिस सिंप्लीफिकेशन अलाउड हिम टू एक्सप्लेन हाउ द कलर ऑफ स्टार इज डीपली कनेक्टेड टू देयर टेम्परेचर, और इन चीजों से ही वो बताने में सक्सेसफुल रहे कि कैसे जो ये चीजें हैं ये हमारे स्टार की जो लाइट है उसको अलग अलग बनाते हैं। ठीक है, चलो, कि जैसे हमारा स्टार का टेम्परेचर है ना उसके ऊपर हमारी डिपेंड, जैसे आग है, आग का टेम्परेचर उसके कलर के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे अगर ब्लू लाइट है ना, जितनी ब्लू लाइट होगी उतनी ही वो सबसे ज्यादा ब्राइट, और सब जितनी व्हाइट होती चली जाएगी वो और ज्यादा व्हाइट, और ज्यादा उसका टेम्परेचर हाई। लेकिन जैसे रेड हुई, येलो हुई, वो कम हीट होती उसके अंदर। चलो, उसके बाद एक एग्जांपल लिया भाई, क्या एग्जांपल लिया कि एग्जांपल 1.1 में एक क्रिकेट शॉट, कि भाई हमने क्या किया, छक्का मारा, ठीक है, क्रिकेट खेल रहे थे, छक्का मारा। आप में से भी बहुत सारे लोग हैं जिनको स्पोर्ट्स पसंद होगा, क्रिकेट, ठीक है, और खेला करो यार, लाइफ मजे के लिए। थिंक ऑफ क्रिकेट बॉल बीइंग हिट फॉर ए सिक्स, मान लो किसी ने सिक्स मारा, छक्का मारा बॉल पे। यू वांट टू मेक ए सिंपल मॉडल, व्हाट डिटेल्स वुड यू इंक्लूड, व्हाट वुड यू इग्नोर। आपको एक सिंपल सा मॉडल बनाना है तो आप क्या चीजों को इंक्लूड करोगे और कौन सी चीजों को इग्नोर करोगे। चलो देखते हैं भाई आंसर में। वी मस्ट आस्क विल द बॉल क्रॉस द बाउंड्री विदाउट हिटिंग द ग्राउंड फर्स्ट। बिल्कुल भाई, हम पहले यह क्वेश्चन पूछेंगे कि हमारी जो बॉल है वो सीधी स्टैंड्स में जाके गिरी या पहले बाउंड्री से पहले टपका खा के गिरी, ये देखेंगे। उसके बाद फॉर दिस थिंग्स लाइक ब्रांड ऑफ द बैट, हमारे लिए ये मायने थोड़ी रखा है, हमारे लिए मायने रखा छक्का लगाया नहीं, हमारे लिए ये ना ये मायने रखता कि कलर क्या था बैट का, कलर क्या था बॉल का, ब्रांड कौन सा था, नहीं मतलब पड़ता, ठीक है, और या फिर मैदान के ऊपर कितनी घास थी, ये सब नहीं, हमें बस देखना कि सिक्स हुआ या नहीं। तो हमें कलर ऑफ बॉल, अमाउंट ऑफ ग्रास ऑन द फील्ड विल मेक नो डिफरेंस। On the other hand, the mass of the ball and the speed of the direction in which it has been hit will be very important. लेकिन important क्या है, हमारी बॉल का वजन और कितनी स्पीड से गई है वो, किस डायरेक्शन के अंदर गई है वो, ठीक है, और in which it has been hit, कि किस डायरेक्शन में उसको हिट किया गया, कितनी स्पीड से मारा गया, वो ये चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एयर रेजिस्टेंस, द स्पिन ऑफ द बॉल एंड द स्टिचिंग ऑफ द थ्रेड एट द सीम हैव स्मॉलर इफेक्ट दैट कैन बी इग्नोर्ड इन सिंपल मॉडल। एक सिंपल मॉडल में हम इन चीजों को भी इग्नोर कर सकते हैं कि भाई जो बॉल है उसके अंदर कितने स्टिचेस आए थे, धागे कैसे थे, ठीक है, या फिर क्या बोलते हैं कि बॉल कितनी घूम रही थी, या फिर हवा कितनी चल रही थी, तेज चल रही थी या स्लो चल रही थी। एज वी बिल्ड मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स मॉडल्स, जैसे हम ज्यादा से ज्यादा कॉम्प्लेक्स मॉडल बनाते जाएंगे तो हम एक्स्ट्रा डिटेल्स को ऐड करते चले जाते हैं एक्यूरेसी के लिए। लेकिन अगर हमें बस
सिंपल चीजें जाननी है तो हम अपने मॉडल को सिंपल ही रखते हैं। चलो, उसके बाद एक एक्टिविटी है, सपोज लेट अस मॉडल, हम मॉडल बनाएंगे। चलो बनाएंगे भाई। सपोज यू राइड अ बाइसिकल फ्रॉम योर स्कूल टू योर होम। सपोज करो आप अपने स्कूल से घर आ रहे हो साइकिल पे। यू वांट टू मॉडल द टाइम इट टेक टू गो होम फ्रॉम स्कूल, कि आपका मॉडल बनाना है कि भाई कितना टाइम लगा आपको एक आपके स्कूल से घर आने में साइकिल पे। What डिटेल वुड यू कीप, कौन कौन सी डिटेल आप रखोगे, किन किन को आप इग्नोर करेंगे कि चल हमें नहीं करना तेरे को। What डिटेल्स कुड यू इग्नोर, क्या इग्नोर कर सकते हो। सपोज वाई इग्नोरिंग सम डिटेल में एक्चुअली बी यूजफुल। सजेशन है कि भाई वहां इग्नोरिंग मतलब सजेस्ट करो कि क्यों हमारे कुछ चीजों को नेग्लेक्ट करना, कुछ चीजों को इग्नोर करना हमारे लिए हेल्पफुल हो सकता है, हमारे लिए यूजफुल हो सकता है। चलो, एज यू एक्सप्लोर साइंस मोर डीपली। अच्छा, ठीक है। चलो बताओ भाई, कौन कौन सी चीजों को आप इग्नोर करोगे, कौन कौन सी चीजों को आप मतलब कंसीडर करोगे। आप अपने स्कूल से घर की तरफ आ रहे हो अपने साइकिल पे, क्या आप ये देखोगे मेरे साइकिल की कंपनी किसकी है, नहीं देखोगे। ठीक है, क्या आप ये देखोगे कि भाई धूप निकली है, नहीं देखोगे। ठीक है ना। क्या आप ये देखोगे मैंने कैसे कपड़े पहने, नहीं। आप क्या देखोगे कि भाई मेरी रोड कैसी है, मेरी साइकिल की चलाने की स्पीड कैसी है। ठीक है, ये चीज आप कंसीडर करोगे ना। मेरे साइकिल के टायर में हवा है या नहीं है, वो चीज कंसीडर करोगे, ये सारी चीजें। उसके बाद एज यू एक्सप्लोर साइंस मोर डीपली यू विल नोटिस दैट इट यूजेस लैंग्वेज इन अ वेरी केयरफुल एंड प्रिसाइज वे। जैसे जैसे आप साइंस को पढ़ते जाओगे, साइंस में लैंग्वेज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। साइंस को वैसे नहीं पढ़ सकते, हर एक वर्ड का एक अलग मीनिंग है साइंस के अंदर। मेनी वर्ड्स दैट वी यूज इन एवरीडे लाइफ सच एज फोर्स, वर्क, सेल और रिएक्शन मे हैव स्पेसिफिक मीनिंग इन साइंस। हम नॉर्मल लाइफ में ये वर्ड्स पढ़ लेते हैं, लेकिन साइंस में इनका एक अलग मीनिंग है। These meanings are often very specific because scientific ideas must be communicated clearly and ambiguously. ये हमारे जो अलग अलग वर्ड हैं, ये हमारी जो लैंग्वेज हैं, ये इंपॉर्टेंट हैं। इसका सिंपल लैंग्वेज होनी चाहिए और सभी वर्ड का सेम मीनिंग होना चाहिए, क्योंकि अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग लोग हैं। तो साइंस की एक ही लैंग्वेज होनी चाहिए जिसको सभी लोग पढ़ें, और सभी लोग जब अपना रिजल्ट लेके आए, ठीक है। तो अब मान लो एक साइंटिस्ट था, उसने स्पीड को एस से डिनोट कर दिया। दूसरा बोला नहीं सर मैं तो स्पीड को सी से डिनोट करूंगा। तीसरा बोला मैं तो पी से डिनोट करूंगा। तीनों लेके आए, एक अपने एक्सपेरिमेंट में एस लिख रहा स्पीड को, एक अपने में सी लिख रहा, एक अपने को पी लिख रहा। तो क्या होगा, इससे कंफ्यूजन ही होगी। इस वजह से साइंस में लैंग्वेज सिंपल रखी जाती है, और जिससे कि हमारे एक वर्ड था अनएम्बिग्यूअसली, कि क्लियर आइडिया आए। एम्बिग्यूअस क्या हुआ है, जिसके दो मीनिंग हो। तो ऐसे कोई वर्ड ना रखें जिसके दो मीनिंग हो, एक वर्ड उसका प्रॉपर क्लियर मीनिंग। टू allow scientists across the world to describe observation, compare result and build ideas together, science uses a shared language of all these specific terms, symbol and unit quantities such as mass, velocity, force and electric current represented। तो भाई साइंस के अंदर हम ऐसी सिंपल वर्ड्स का यूज कर सकते हैं, सिंबल्स का यूज करते हैं, जो कि यूनिवर्सल होते हैं, कहीं पर भी चले जाओ सेम रहेंगे। जैसे हम वेलोसिटी को v से, मास को m से डिनोट करें, फोर्स को f से और करंट को I से, कहीं पर भी चले जाओ यही सिंबल्स रहेंगे, क्वांटिटी सेम रहेगी। ठीक है, लैंग्वेज साइंस की सेम ही रहेगी। चलो, टू मेक दिस इवन मोर प्रिसाइज साइंस ऑफन टर्न टू मैथमेटिक्स। और ज्यादा प्रिसाइज होता है सटीकता, एक्यूरेसी, और ज्यादा एक्यूरेसी लाने के लिए हम साइंस के अंदर क्या लेके आ जाते हैं, मैथमेटिक्स को। भाई अब आप कुछ बच्चे को, सर हम मैथ से वैसे ही परेशान हैं, अब साइंस में भी मैथ आएगा, बिल्कुल आएगा और आता ही चला जाएगा। लेकिन यहां पर मैथ का काम आपको परेशान करना नहीं है, यहां पर मैथ आपका फ्रेंड बनेगा, आपको समझाने के लिए कॉन्सेप्ट्स,
कि आप कैसे साइंस के कॉन्सेप्ट को समझ पाओगे यूजिंग मैथमेटिकल इक्वेशंस एंड मैथमेटिकल फॉर्मूलाज। ठीक है, उसके बाद टू मेक दिस मोर प्रिसाइज साइंस ऑफन टर्न टू मैथमेटिक्स टू अलाउ रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटीज टू बी एक्सप्रेस्ड क्लियरली एंड टेस्टेड केयरफुली, जिससे कि हम क्वांटिटीज को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएं और उनको अच्छे से टेस्ट कर पाएं। दिस कैन समटाइम फील, एक सेकेंड, दिस कैन समटाइम फील चैलेंजिंग, आपको मुश्किल लग सकता है कई बार, बट इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट मैथमेटिक्स इन साइंस इज नॉट मीन टू बी हर्डल। ये समझना पड़ेगा कि आपके लिए हर्डल नहीं है ये, बट इंस्टेड इट इज अ लैंग्वेज दैट हेल्प अस टू थिंक मोर क्लियरली अबाउट द वर्ल्ड। इससे हमें हमारे देश दुनिया के बारे में, साइंस के बारे में और ज्यादा डीपली समझने का मौका मिलेगा, हेल्प होगी। एन इक्वेशन इज नॉट जस्ट ए कैलकुलेशन टूल, इक्वेशन केवल ये नहीं कि हमें कुछ कैलकुलेशन ही करनी है उसके लिए यूज करते हैं, नहीं, इट इज कॉम्पैक्ट स्टेटमेंट अबाउट हाउ सर्टेन थिंग्स आर रिलेटेड। ये हमारी एक स्टेटमेंट होती है जिससे कि हमें पता लगता है कि कैसे चीजें एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, इंटरलिंक हैं। फॉर एग्जाम्पल, डिस्क्राइबिंग मोशन यूजिंग क्वांटिटीज सच एज डिस्टेंस, टाइम एंड वेलोसिटी allows us to answer questions about where an object will be at a later moment। कि जब हम किसी भी, जैसे हमने क्वांटिटी ली मोशन को मापने के लिए, मोशन को मापने के लिए हम डिस्टेंस लेते हैं, टाइम लेते हैं, वेलोसिटी लेते हैं, केवल इसी को मापने के लिए नहीं, इन चीजों को यूज करके हम फ्यूचर में भी बता सकते हैं कि इस ऑब्जेक्ट ये कहां तक जाएगी, कितना टाइम लेगी और कितने डिस्टेंस तक जाएगी, ठीक है, किस स्पीड से जाएगी, ये भी बता सकते हैं। इन द सेम वे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आर यूज्ड टू डिस्क्राइब रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिस्ट्री के अंदर भी यूज होता है ये, कि हम मैथमेटिक इक्वेशंस को यूज करके हमारी रेट ऑफ रिएक्शन को बता सकते हैं कि किस रेट से हमारी रिएक्शन हो रही, फास्ट हो रही है या स्लो हो रही है। पैटर्न्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, कि हमारे पॉपुलेशन कैसे ग्रो हो रही है, स्पीड से बढ़ रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है, किस एरिया में ज्यादा बढ़ रही है, किसी में कम हो रही है। और चेंजेस इन एनर्जी विद इन ए सिस्टम, और एक सिस्टम के अंदर हमारी एनर्जी कैसे चेंज हो रही है उसके बारे में पता लगा सकते हैं हम यूजिंग मैथ्स। लर्निंग टू यूज मैथमेटिक्स इन साइंस डज नॉट मीन मेमोराइजिंग इक्वेशंस। यहां पर साइंस में मैथ्स पढ़ने का मतलब ये नहीं कि हम केवल इक्वेशंस को रट्टा लगा लेंगे, ऐसा नहीं है। इट मीन्स अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन फर्स्ट, इसका मतलब है पहले हम सिचुएशन को अंडरस्टैंड करेंगे। आइडेंटिफाइंग रिलीवेंट क्वांटिटीज, और जो हमारे काम की क्वांटिटीज हैं उनको हम अपना रखेंगे, एंड देन यूजिंग मैथमेटिकल रिलेशनशिप टू रीजन केयरफुली, और फिर हम उनके पीछे का रीजन जानेंगे ध्यान से, उन मैथमेटिकल इक्वेशंस को यूज करके, और केवल उन्हीं को यूज करेंगे जो हमारे लिए रिलेवेंट है। इरिलेवेंट चीजों को हम क्यों पढ़ेंगे, हम उनको इग्नोर कर देंगे। जैसे हमने एक छक्का लगाते वक्त बॉल के कलर को, बॉल की कंपनी को इग्नोर कर दिया था। चलो, इन दिस वे मैथमेटिक्स बिकम ए पावरफुल लैंग्वेज फॉर थिंकिंग, नॉट जस्ट फॉर फाइंडिंग न्यूमेरिकल आंसर्स। कि उसके बाद हमारा यहां से हमें पता लगता है कि मैथ्स केवल ऐसा नहीं कि हमें न्यूमेरिकल आंसर्स निकालने, नहीं, मैथ्स हमें साइंस के अंदर हेल्प करता है सोचने के लिए भी। इफ यू फोकस फर्स्ट ऑन अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन, अगर आप पहले फोकस करोगे एक सिचुएशन पे, ठीक है, मतलब सिचुएशन को समझने के ऊपर फोकस करोगे, एंड द क्वांटिटीज इन्वॉल्व, और उसके अंदर कौन कौन सी क्वांटिटीज हैं वो उनको समझोगे, इक्वेशन विल बिगिन टू फील लेस लाइक ऑब्स्टेकल एंड मोर लाइक हेल्पफुल गाइड्स इन योर एक्सप्लोरेशन ऑफ साइंस। तो जो आपकी इक्वेशंस है मैथ की, वो आपकी फ्रेंड बन जाएंगी, वो आपको गाइड करेंगी आपकी एक्सप्लोरेशन में, साइंस में, आपके साइंस के टॉपिक्स को अच्छे से समझने में। चलो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जानते हैं, एरोप्लेन फ्यूल मिसकैलकुलेशन। एक बार क्या हुआ था भाई, स्टोरी है ये, कि एक पैसेंजर एयरक्राफ्ट था जिसका हवा में ही तेल खत्म हो गया, बिल्कुल वो कहीं से कहीं जा रहा था और बीच हवा में उसका तेल खत्म। अब क्या करें, अब पहले जानेंगे कि वो तेल खत्म क्यों हुआ। तेल इसलिए खत्म हुआ कि ड्यू टू ए मिक्सअप ऑफ यूनिट्स, क्योंकि बहुत सारी यूनिट मिक्स हो गई थी। कैसे, जो फ्लाइट नीड की, जो जहाज के अंदर कैपेसिटी थी उसको चाहिए था 22,300 22,300 केजीज फ्यूल इन टोटल इतना फ्यूल कंज्यूम करता वो प्लेन। लेकिन
जो ग्राउंड क्रू था, जो लोग थे जिनका काम था एरोप्लेन के अंदर फ्यूल करना, भरना, उन्होंने मिस कैलकुलेशन कर दी। उन्होंने अपने जब कैलकुलेट कर रहे थे कि भाई इतनी डिस्टेंस है, इतना फ्यूल लगेगा, तो कितना फ्यूल डाल लिया हम इसके अंदर, उन्होंने क्या किया बेचारों ने, उन्होंने दे यूज्ड द डेंसिटी ऑफ फ्यूल इन पाउंड्स। उन्होंने फ्यूल की डेंसिटी किस में काउंट कर ली, पाउंड्स में, और पाउंड्स पर लीटर रादर देन किलोग्राम पर लीटर। ठीक है, किलोग्राम पर लीटर करना था लेकिन यूज क्या कर ली, पाउंड्स पर लीटर। और फर्क बताऊं क्या होता है, एक पाउंड में होते हैं हमारे 0.454 किलोग्राम, मतलब कि लगभग आधा किलो हमारा एक पाउंड के बराबर होता है। तो यहां से आधा आप अंदाजा लगा सकते हो, लगभग आधे के करीब फ्यूल कम डला उस जहाज के अंदर। तो क्या हुआ, तो द एयरक्राफ्ट वॉज अबाउट 15,000 लीटर शॉर्ट ऑफ फ्यूल, लगभग 15,000 किलोग्राम या फिर 15,000 लीटर फ्यूल की कमी थी उस जहाज के अंदर। एंड लकीली कुड ग्लाइड टू एन इमरजेंसी लैंडिंग, लेकिन खुशकिस्मती रही क्योंकि पता है क्या होता है, फ्यूल अगर खत्म भी हो जाए ना तो जहाज अपना उड़ता उड़ता बहुत 100, 200, 300 किलोमीटर तक भी जा सकता है अगर अच्छी हाइट में है तो किस्मत रही कि उस वहां पास में ही कोई इमरजेंसी लैंडिंग की स्टेप थी और वो अपना उड़ता उड़ता ग्लाइड करता करता, क्योंकि इंजन्स बंद हो चुके थे। अब जैसे आप पेपर का एरोप्लेन फेंकते हो, एक बार आपने उसको फोर्स दिया, फिर वो आगे ग्लाइड करता हुआ अपने विंग्स के कारण जाता है, तो जहाज ऐसे अपना ग्लाइड करता हुआ एक इमरजेंसी लैंडिंग कर पाया। कुछ डैमेज भी हुआ एयरक्राफ्ट को, लेकिन खुशकिस्मती से कोई भी लोग नहीं मरे। तो इससे पता लगा कि हमारे पाउंड्स एंड किलोग्राम आर वेरी डिफरेंट, पाउंड और किलोग्राम में बहुत अंतर होता है। यूजिंग स्टैंडर्ड यूनिट एवरीवेयर अवॉइड कन्वर्जन एंड एरर्स। तो इस वजह से हमें स्टैंडर्ड लेके जाने पड़े कि हर बार हम भाई किलोग्राम को यूज करेंगे, ठीक है, डेंसिटी मापने के लिए, ना कि पाउंड को, जिससे कि कहीं पर भी चले जाओ किलोग्राम में मापोगे तो हमारी एक्यूरेसी बनी रहेगी, हमें कंफ्यूजन नहीं आएगी। चलो, वाई इज ए किलोग्राम यूज्ड एवरीवेयर। आप कहीं भी चले जाओ, चाहे आप चीनी खरीदो, चाहे आप सब्जी खरीदो, चाहे आप दाल खरीदो, चाहे आप लोहा खरीद लो, कुछ खरीद लो, आपको किलोग्राम के हिसाब से मिलेगा। क्यों? क्योंकि आसानी रहे मापने में चीजों को, तोलने में चीजों को। अगर ये मान लो कि भाई लोहे के लिए अलग वजन मापने का, दाल के लिए अलग, चीनी के लिए अलग, ठीक है, सब्जियों के लिए अलग। अगर मान लो कोई दुकान करके बैठेगा तो उसके में तो वेट ही वेट हो जाएंगे मापने के लिए अलग चीजों के, तो जिससे कि कंफ्यूजन हो जाएंगे, हमारी जो मेजरमेंट कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। तो भाई इसलिए वजह से हमें स्टैंडर्ड यूनिट लेके आनी पड़ती हैं, ठीक है। चलो आगे, एज ऑब्जर्वेशंस आर रिपीटेड मेजरमेंट्स रिफाइंड। जैसे जैसे हमारी जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो रिपीट होती हैं तो हमारी जो मेजरमेंट है वो रिफाइंड हो जाती है। जैसे जैसे हमने ऑब्जर्व करी चीजें, अब भी फिर से पैटर्न फॉलो हुआ, फिर से पैटर्न हुआ, तो हमारी जो मेजरमेंट है वो उनमें रिफाइनमेंट आती है। जो एरर्स होते हैं वो हट जाते हैं, निकल जाते हैं। एंड आइडियाज टेस्टेड थ्रू एक्सपेरिमेंट वी कैन ऑर्गेनाइज एंड अंडरस्टैंड ऑफ द वर्ल्ड इन ए सिस्टमैटिक वे। और हम जैसे जैसे आइडियाज को टेस्ट करते हैं, हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, हम अपने जो हमारी थॉट्स हैं, अपनी अंडरस्टैंडिंग उनको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ठीक है। इन द सेकेंडरी स्टेज, अपनी सेकेंडरी स्टेज में जिस टाइम पे अभी तुम पढ़ रहे हो, यू विल कम अक्रॉस टर्म्स, आप अलग अलग चीजों के बारे में जानोगे, ठीक है, जैसे लॉज, थ्योरीज, प्रिंसिपल्स, ठीक है। और इन सभी टर्म्स का एक स्पेसिफिक क्या है, मतलब है साइंस के अंदर। जैसे एक लॉ हमें दिखाता है कि एक रेगुलर पैटर्न है नेचर के अंदर, अगर रेगुलर पैटर्न फॉलो हो रहा है तो उसको हम क्या मान लेते हैं, लॉ, ठीक है, नियम। ऑफन एक्सप्रेस यूजिंग वर्ड और मैथमेटिकल रिलेशनशिप, और लॉ को हम कई बार मैथमेटिकल रिलेशनशिप शो करके भी दिखा देते हैं, ठीक है। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एक्सप्लेन द जर्क फेल्ट व्हेन ए बस स्टॉप सडनली। जैसे न्यूटन का फर्स्ट लॉ है कि भाई ए बॉडी will remain in rest or in motion until an external force is applied to it, कि जब तक
किसी बॉडी के ऊपर बाहर से फोर्स नहीं लगेगा, वो रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगी, वो मोशन में तो मोशन में रहेगी। आप बस में खड़े थे, बस चल रही थी, बस ने एकदम से मारे ब्रेक, बस के साथ आप भी मोशन में थे, बस तो स्टॉप हो गई, लेकिन आप अपने मोशन को कंटिन्यू करना चाहते थे, तो एकदम से आपको आगे झटका लगता बस के अंदर। चलो अरे चलो, उसके बाद थ्योरी क्या होती है भाई? ए थ्योरी गोज ए स्टेप फर्दर। सॉरी, जो हमारी थ्योरी है वो एक स्टेप और आगे जाती है लॉ से। कैसे? बिकॉज इट प्रोवाइड एन एक्सप्लेनेशन व्हाई दोस पैटर्न आर अकरिंग। थ्योरी बताती है कि वो पैटर्न क्यों हो रहे हैं, अक्कर क्यों हो रहे हैं, यूजुअली बेस्ड ऑन एविडेंस गैदर्ड ओवर द टाइम एंड अवेलेबल एट दैट टाइम। और ये सारे एविडेंस, सबूतों के आधार पर बनाई जाती है थ्योरीज, कि भाई उस टाइम पे जो एक्सपेरिमेंट हुए उनको ऑब्जर्व किया गया, जितने भी नॉलेज उस टाइम पे अवेलेबल थी, तो उनको बेसिस पे थ्योरी क्रिएट की गई। फॉर एग्जांपल द एटॉमिक थ्योरी एक्सप्लेन हाउ मॉलिक्यूल आर फॉर्म्ड। तो एटॉमिक थ्योरी दिखाती है हमें कि मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं, केमिस्ट्री के अंदर पढ़ोगे आप। उसके बाद प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? प्रिंसिपल आर ब्रॉड आइडियाज। ये थ्योरी से भी बड़े आइडियाज होते हैं। इनके अंदर क्या होता है? दैट हेल्प अस मेक सेंस इन ए गिवन सिचुएशन। किसी भी सिचुएशन में हमें सेंस बनाने में, रीजन निकालने में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बीइंग अप्लाइड व्हेन क्लाइंबिंग अप द स्टेयर्स। जब आप सीढ़ियों पे चढ़ते हो तो वहां पर हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जीज। लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी क्या कहता है? दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म टू अनदर। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट सकते हैं। जैसे फैन है, अब फैन में इलेक्ट्रिकल एनर्जी आई, इलेक्ट्रिकल से उसके अंदर मैकेनिकल एनर्जी आई, मैकेनिकल एनर्जी से वो घूमने लगा, घूमने की वजह से उसने हवा मूव हुई, हवा में क्या आ गई? काइनेटिक एनर्जी आ गई। तो एनर्जी एक दूसरे से ट्रांसफर हो रही है। डू रिमेंबर दैट साइंस ए थ्योरी डज नॉट मीन ए गैस और एन अनटेस्टेड आइडिया। साइंस के अंदर ये मत मानना कि एक थ्योरी का मतलब है कि बस वैसे किसी ने मनगढ़ंत कुछ भी बोल दिया। नहीं, वो एक टेस्टेड है। इट इज एन एक्सप्लेनेशन बेस्ड एंड केयरफुल टेस्टिंग एंड क्रिटिकल एग्जामिनेशन। बिल्कुल ध्यान से उसको एग्जामिन किया जाता है, एक्सपेरिमेंट किया जाते हैं, टेस्ट किया जाता है, तब जाके कोई थ्योरी बनती है। These ideas are always open to improvement। और खास बात होती है कि हमेशा ये आइडियाज ओपन रहते हैं कि कोई भी आके इनके अंदर अपना प्रूफ देके, एक्सपेरिमेंट करके इनके अंदर सुधार कर सकता है। एंड ऑफन चेंजेस इन न्यू एविडेंस बिकम अवेलेबल। और कई बार जब नया एविडेंस मिलता है तो हम उस थ्योरी को चेंज कर देते हैं। दिस इज की फीचर ऑफ साइंस दैट मेक इट्स रिलायबल। और इसी कारण से हम साइंस के ऊपर रिलायबल, भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि साइंस ऐसे नहीं है कि एक बार बन गई तो बन गई। नहीं, साइंस को रेगुलर चेंज होते रहते हैं, कॉन्सेप्ट चेंज होते रहते हैं। जैसे जैसे हमारी नॉलेज बढ़ती है, हमारे एक्सपेरिमेंट बढ़ते हैं, हम डीपली रिसर्च करते हैं। चलो, one of the most remarkable strength of the science is its availability। I know कि आपको थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा कि सर क्या है ना, आप लाइन टू लाइन पढ़ाते जा रहे हो, बस ऐसे लग रहा है कि कोई लैंग्वेज की क्लास चल रही है। लेकिन ये फर्स्ट चैप्टर है आपका, इससे आपको पता लगेगा कि बुक नई बनाई है तो क्यों बनाई है। ठीक है, अगर कोई चीज अपग्रेड होती है तो उसका कुछ ना कुछ रीजन होता है ना, तो क्यों बनाई गई है, कैसे हम उस नॉलेज को यूज करेंगे, वो सारा बताया गया इस चैप्टर के अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पढ़ना पड़ेगा। चलो, तो वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल स्ट्रेंथ ऑफ द साइंस इज इट्स अवेलेबिलिटी टू मेक प्रिडिक्शंस। साइंस का सबसे बेस्ट स्ट्रेंथ है कि साइंस से हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, चीजों को अनुमान लगा सकते हैं फ्यूचर में। व्हेन लॉज, थ्योरीज एंड मॉडल्स आर वेल एस्टैब्लिश्ड, दे अलो अस टू एंटिसिपेट व्हाट विल हैपन अंडर न्यू और डिफरेंट कंडीशन। जब हमारी जो थ्योरीज हैं, लॉज हैं, मॉडल्स हैं अच्छे से एस्टेब्लिश्ड हैं, प्रूवन हैं, तो हम उनको यूज करके हम फ्यूचर की प्रेडिक्शंस कर सकते हैं कि फ्यूचर के अंदर क्या होगा। बिफोर वी कैन परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट एंड इन मैनी केसेस इवन इफ वी कैन नॉट परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट, कई केसों में हम एक्सपेरिमेंट से पहले प्रेडिक्ट कर सकते हैं या फिर हमें कई बार एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत पड़ती भी नहीं। Using ideas about motions, we can predict how far a kicked football will travel।
कि मोशन के बारे में पढ़ के कि हम ये पता लगा सकते हैं कि अगर मैं इस फोर्स से किक करूंगा तो मेरी बॉल कहां तक जाएगी, मैं पता लगा सकता हूं। मेरे को एक्चुअल में किक करने की भी जरूरत नहीं है बॉल को। यूजिंग नॉलेज ऑफ केमिकल रिएक्शन वी कैन एस्टिमेट हाउ मच कार्बन डाइऑक्साइड विल बी प्रोड्यूस। केमिकल रिएक्शंस को स्टडी करके मैं बता सकता हूं कि किसी रिएक्शन के अंदर कितनी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। और हाउ सॉफ्ट ए बेक्ड ब्रेड वुड बी, और एक अगर मैं ब्रेड बनाऊंगा बेकिंग पाउडर डाल के तो कितना पाउडर डालूंगा तो कितना सॉफ्ट बनेगा मेरा ब्रेड। यूजिंग बायोलॉजिकल प्रिंसिपल वी कैन प्रिडिक्ट हाउ वंस ब्रीथिंग वुड चेंज व्हाइल रनिंग। बायोलॉजी की हेल्प से हम बता सकते हैं कि कैसे रनिंग के साथ साथ हमारी जो ब्रीदिंग है वो घट बद सकती है। रिमेंबर दैट दीज प्रिडिक्शंस आर नॉट गैसेस। याद रखना ये जो प्रिडिक्शंस हो रही हैं ये केवल गैस नहीं है कि हवाई तीर छोड़ दिए ना, ये हमारी स्टडीज के ऊपर बेस्ड है, एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर बेस्ड है। दे आर रीजन्ड एक्सपेक्टेशंस बेस्ड ऑन एविडेंस एंड केयरफुल थिंकिंग। ये हमारे इनके पीछे हर एक चीज के पीछे रीजंस हैं, कारण हैं, तब जाके हम इनको अपना उम्मीद लगाते हैं। एविडेंस के बेसिस पे हम केयरफुल थिंकिंग के हिसाब से प्रेडिक्शन करते हैं। व्हेन प्रेडिक्शंस मैच ऑब्जर्वेशन, और जो हमारी जो प्रेडिक्शंस है वो मैच करती है हमारी ऑब्जर्वेशन के साथ, कॉन्फिडेंस इन द अंडरलाइंग साइंस ग्रोज, तो हमारा और भरोसा बढ़ जाता है साइंस के अंदर। ठीक है कि हाँ भाई जैसे हमने सोचा था वैसा ही हो गया, साइंस से तो हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं। बिल्कुल। बट इवन मोर इंपॉर्टेंट, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, व्हेन दे डू नॉट साइंटिस्ट री एग्जामिन। लेकिन जब हमारी साइंस चीजों को प्रिडिक्ट नहीं कर पाती तो हमारे साइंटिस्ट दोबारा से एग्जामिन करते हैं अपने एजुम्पशंस को, मॉडल्स को और मेजरमेंट को। वो साइंस के अंदर कमी नहीं निकालते, वो खुद के अंदर जो कमी होती है उनको ढूंढते हैं। इन दिस वे, इस तरीके से जो प्रिडिक्शन है वो पावरफुल टूल है कि हमारे कैसे हम एक्सप्लोर कर सकते हैं आगे एंड डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड। हमारी दुनिया की और डीपर एनालिसिस और डीपर अंडरस्टैंडिंग हम लेके आ सकते हैं यूजिंग साइंस एंड प्रिडिक्शंस। चलो तो भाई एक पोज एंड पोंडर, मतलब लेसन को पढ़ने से पोज करो। एक क्वेश्चन है, बेसिक इंटरेस्टिंग एक्टिविटी। थिंक ऑफ ए प्रिडिक्शन यू एंड योर फैमिली मेड रिसेंटली। एक ऐसी प्रिडिक्शन के बारे में सोचो जो आपकी फैमिली ने रिसेंटली सोची। जैसे फॉर एग्जांपल द आउटकम ऑफ ए क्रिकेट मैच। आज के टाइम पे आईपीएल चल रहे हैं, आप भी देखते होगे, तो आप क्या पहले अनुमान लगा सकते हो कौन सी टीम जीतेगी कौन सी नहीं? वॉज इट बेस्ड ऑन एविडेंस और रीजनिंग? क्या वो प्रिडिक्शन आपकी वैसे ही हवाई तीर छोड़ दिया कि ना ये जीतेगी, या फिर आपने प्रॉपर एनालिसिस किया उसके प्लेयर्स को, उनके प्लेयर्स की पास्ट परफॉर्मेंस को कि भाई ये खिलाड़ी अच्छा खेलता है, ये नहीं खेलता, ये फॉर्म में है, ये फॉर्म में नहीं है, ग्राउंड कैसा है, वेदर कंडीशन कैसी है, पिच कैसी है, सारी चीजें मैटर करती हैं। तब जाके अगर आप प्रिडिक्शन करो तो भाई आपकी प्रिडिक्शन अच्छी मानी जाएगी। वो गैस नहीं कहलाएंगे हम, क्योंकि एविडेंस और हमारी रीजनिंग के आधार पर एंड मेनली ऑन गैस वर्क, ना गैस वर्क नहीं होता। यू कैन साइंटिफिक थिंकिंग इंप्रूव सच एज, तो इस तरीके से हम साइंटिफिक थिंकिंग से हम अपनी प्रेडिक्शंस को कर सकते हैं। चलो एग्जांपल है, हाउ डू वी चेक प्रेडिक्शंस। हम प्रेडिक्शंस को कैसे चेक कर सकते हैं? देखो, वर्षा टोल्ड हर फ्रेंड मेघना। वर्षा ने अपने फ्रेंड मेघना से बोला कि यार इट विल रेन दिस आफ्टरनून, आज तो दोपहर में बारिश होगी। क्यों होगी? बिकॉज द क्लाउड्स आर डार्क, जो बादल हैं वो घने काले बादल हैं। थिंक ऑफ सम क्वेश्चंस मेघना कुड आस्क वर्ष। ऐसे क्वेश्चंस मतलब अपने माइंड में लेके आओ जो कि उस टाइम पे जो मेघना है वो वर्षा से पूछ सकती है, ये प्रिडिक्शन करने के लिए, उस प्रिडिक्शन को टेस्ट करने के लिए। तो आंसर क्या होंगे? गुड साइंटिफिक क्वेश्चन विल बी लुक फॉर मिजरेबल एविडेंस, कि सबूत क्या है। कैसे बोल दिया अगर बादल काले हैं तो बारिश पक्का ही होगी। एंड पास्ट पैटर्न्स, क्योंकि पास्ट पैटर्न को स्टडी करना पड़ेगा कि लास्ट टाइम अगर ऐसी कंडीशन हुई थी तो बारिश हुई थी या नहीं, कितनी हुई थी कितनी नहीं हुई थी। क्वेश्चन विद सिंपल यस नो आंसर आर यूजुअली नॉट यूजफुल। ऐसे क्वेश्चन जहां पर केवल यस नो का आंसर मिले वो बेकाम के होते हैं, हमारे यूजलेस होते हैं। मेघना कुड आस्क, मेघना पूछ सकती थी कि वर्षा, ऐसे क्वेश्चन दैट दीज आर जस्ट एग्जांपल्स।
क्या ऐसे क्वेश्चन पूछ सकती है जैसे व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ स्काई व्हेन इट रेन्ड लास्ट टाइम, कि जब आखिरी बार बारिश हुई थी क्या ऐसे ही बादल थे। दूसरा, व्हाट इज द ह्यूमिडिटी टुडे, आज नमी कितनी हवा में। व्हाट इज अबव 80% और लास्ट टाइम इट रेन्ड, क्या जब बारिश हुई थी क्या ह्यूमिडिटी 80% से ज्यादा थी। वॉज इट टूडेज विंड स्पीड, आज की बारिश मतलब आज की जो हवा की स्पीड है वो कितनी है और डायरेक्शन कौन सी है। इज द टेम्परेचर ड्रॉपिंग लाइक इट डिड बिफोर द रिसेंट रेन, जब पिछली बार बारिश हुई थी जैसे टेम्परेचर तब गिरा था क्या अब भी गिर रहा है। क्वेश्चन लाइक दीज आस्क मिजरेबल डाटा, ऐसे क्वेश्चन हैं जो डाटा के बेस पे हैं, ऐसे यस नो में कुछ भी हवा में तीर छोड़ के आंसर नहीं दे सकते ऐसे क्वेश्चंस के। तो एंड पोस्ट पैटर्न्स विच गो बियॉन्ड मेयर क्लाउड्स लुक डार्क, तो ये जो क्वेश्चन है ना इनको जब एनालिसिस करेंगे तो हम प्रॉपरली प्रेडिक्शन कर पाएंगे कि बारिश होगी या नहीं। केवल उनका कलर देख के हम प्रेडिक्शन नहीं कर सकते कि भाई बस बादल काले हैं तो बारिश होगी। चलो जैसे ये है, वाई डू वेदर फोरकास्ट समटाइम्स गो रॉन्ग, कई बार मौसम विभाग ने कह दिया कि भाई घने बारिश आएगी, आंधी तूफान आएगा, ओले भी आ सकते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं, हल्की सी हवा चल के बंद हो गई। ऐसा क्यों होता, कई बार जो प्रेडिक्शंस हैं वो फेल हो जाती हैं, क्योंकि प्रेडिक्शंस हमने करते हैं हमारे पास्ट की थ्योरीज पे, पास्ट बेसिस पे, लेकिन जो वेदर है एक डायनेमिक फिनोमिना है जिसके अंदर सिचुएशन टाइम टू टाइम चेंज होती है। सुबह कुछ सिचुएशन होती है, शाम को कुछ हो सकती है। थोड़ा सा भी टेम्परेचर में चेंज, थोड़ा सा भी विंड की स्पीड में चेंज, थोड़े से भी बादल हो गए, उससे वेदर के अंदर बहुत ज्यादा चेंज आ सकता है और हमारे प्रेडिक्शंस गलत हो सकते हैं भाई। चलो आगे, even the most successful scientific theories have limits and may fail even new conditions are explored and when measurement become more precise, तो हमारी जो सबसे सक्सेसफुल साइंटिफिक थ्योरीज हैं वो भी गलत प्रूव हो सकती हैं, वो भी फेल कर सकती हैं जब हमारी नई कंडीशन आती हैं या फिर हमारी जो मेजरमेंट है, मापने का तरीका वो और एक्यूरेट हो जाता है, तो हमारी जो थ्योरीज है उसके अंदर कमी निकलनी स्टार्ट हो जाती हैं। सच फेलियर्स आर नॉट ए वीकनेस ऑफ साइंस, अगर हमारी थ्योरीज फेल कर रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारी साइंस कमजोर है, नहीं, इनफैक्ट दे आर इट्स ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ, यही तो साइंस की स्ट्रेंथ है कि वो अपडेट हो जाती है और हमें लेटेस्ट बेसिस पे हमें नॉलेज मिलती है। When predictions do not match observation, जब हमारे प्रिडिक्शंस ऑब्जर्वेशन के साथ मैच नहीं कर सकती तो हमारे साइंटिस्ट अपने आइडिया को रिजेक्ट नहीं करते, वो अपने ओपिनियन या बिलीफ को रिजेक्ट नहीं करते, बट ओनली ऑन एविडेंस। क्या करते हैं, वो अपने एविडेंस लेके आते हैं, एविडेंस के बेसिस पे चेक करते हैं। नो साइंटिफिक थ्योरी इज एवर फाइनल एंड नन इज बियॉन्ड क्वेश्चन, कोई भी साइंस की थ्योरी फाइनल नहीं है, हर थ्योरी मतलब गलत भी साबित हो सकती है, चेंज भी हो सकती है, ठीक है, और हर एक थ्योरीज के ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एक्सपेरिमेंट किए जा सकते हैं। दिस ओपननेस टू बीइंग करेक्टेड बाय नेचर इटसेल्फ इज व्हाट हैज अलाउड साइंस टू हेल्प अस अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड वी लिव इन। तो ये जो ओपननेस है ना, खुलापन है साइंस के अंदर, ओपन है सारी चीजें, ये थ्योरीज खुली पड़ी हैं, जिसको रिसर्च करनी है करो, इन थ्योरीज में चेंज करना करो, लेकिन रिसर्च करो, प्रॉपर एविडेंस लाओ और प्रूव कर दो। तो ये जो थ्योरी है ना साइंस की, ये ओपननेस, ये बहुत यूजफुल है और हमें अलो करती है साइंस की, हम अपने वर्ल्ड के बारे में और अच्छे तरीके से जान पाए। जैसे चलो थ्रेड ऑफ क्यूरियोसिटी में क्या है भाई, ये आपको बनाना आता है क्या किसी को ऐसे पैटर्न, मतलब वो धागों वगैरह से बनाते हैं, मेरे को तो नहीं आता भाई, कमेंट में बताना किस किस को आता है, इससे ये भी पता लग जाएगा कि यहां तक कौन कौन बच्चा था जो वीडियो देख रहा था, ठीक है ना, क्योंकि आज के टाइम में रील वाले बच्चे हैं, उनको हर 30 सेकंड में एक नई चीज चाहिए, तो क्या होता है बच्चों के अंदर पेशेंस नहीं है, वो टिक के 1 घंटा वीडियो नहीं देख सकते, वो पढ़ नहीं सकते। तो अगर आप अभी तक इस वीडियो के अंदर आ चुके हो, सो गिव ए टैप ऑन योर शोल्डर दैट यू आर अ सीरियस स्टूडेंट, कि आपके अंदर डेडिकेशन है, आप डिसिप्लिन स्टूडेंट हो, तो एक अपने शोल्डर पर टैप दो फ्रॉम माय साइड। चलो
चेकिंग वायरल क्लेम्स ऑन सोशल मीडिया, सोशल मीडिया पर बहुत सारी अफवाहें चलती रहती हैं, जैसे इज ईटिंग फूड हार्मफुल ड्यूरिंग द एन एक्लिप्स, जब ग्रहण लगता है, सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण, क्या उस टाइम पे खाना खाना गलत होता है? नहीं। क्यों? क्योंकि कॉमनली सर्कुलेटेड क्लेम दैट द फूड शुड नॉट बी ईटन ड्यूरिंग द एक्लिप्स बिकॉज इट इज हार्मफुल, कि भाई जब सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण होता है उस टाइम पे खाना खराब हो जाता है, हार्मफुल इफेक्ट होते हैं हमारी बॉडी के ऊपर, ऐसा होता है। चलो देखते हैं। दिस प्रूफ कम्स फ्रॉम आस्किंग सिंपल साइंटिफिक क्वेश्चन, कि अगर हम सिंपल क्वेश्चन पूछें उससे रिलेटेड तो हमें पता लग जाएगा कि ये हमारी सही बात है या नहीं। जैसे एन एक्लिप्स इज जस्ट ए प्ले ऑफ शैडो, एक्लिप्स क्या है? एक शैडो का ही तो खेल है, कि हमारा सन था, सन के बीच में चांद आ गया कुछ देर के लिए, जिसकी वजह से हमारी अर्थ के ऊपर छाया आ गई। अरे जैसे अब ये लाइट थी, ठीक है, लाइट आ रही है, मैंने अपना हाथ रख लिया, ग्राउंड पे परछाई बनेगी, अब उस पे ग्राउंड के ऊपर कोई फर्क थोड़ी पड़ गया मेरी परछाई से, नहीं ना। तो ऐसे ही इस लाइट से हमारे खाने के ऊपर कुछ चेंज नहीं होने वाला। क्या टेम्परेचर बदल गया? नहीं। क्या मौसम बदल गया? नहीं। तो खाना हमारा बैड कैसे हो जाएगा? चाहे खाने को धूप में रख लो चाहे छाया में रख लो, खाना तो खाना रहेगा। तो ये हमारी क्या है? मिथ गलत है भाई। चल उसके बाद एज यू कंटिन्यू योर जर्नी थ्रू साइंस एंड ग्रेड 9th and 10th, जैसे जैसे आप अपनी साइंस के सफर पर बढ़ोगे मेरे साथ, अपनी 9th क्लास में फिर 10th क्लास में, यू विल ग्रेजुअली डेवलप हैबिट्स ऑफ थिंकिंग, आपकी सोचने की हैबिट बन जाएगी। आप वैसे ही फिर चीजों को रटोगे नहीं, आप सोचोगे, क्वेश्चंस पूछोगे। दैट आर यूजफुल फॉर बियॉन्ड द क्लासरूम्स, केवल पढ़ने से क्लासरूम से भी आगे बियॉन्ड हैं, ठीक है। क्योंकि इस पढ़ाई का मतलब ये नहीं है कि आप बस पढ़े, एक क्लास आपने रट के और एग्जाम में परफॉर्म करके मार्क्स ले आए, नहीं। A helpful strategy is to first understand the situation being studied. पहले अच्छी स्ट्रेटेजी क्या है? पहले हम सिचुएशन को स्टडी करें, उसके बाद हम अपनी क्वांटिटीज को या उसकी मैटर को एनालिसिस करें, आइडेंटिफाई करें, एंड फाइनली मेक ए रफ एस्टिमेट टू चेक वेदर एन आंसर मेक सेंस। और फिर हम अब चेक करें कि क्या हमने जो आंसर दिया या हमें आंसर मिला है वो सही भी है या नहीं, या फिर हमारी तरफ भी किसी ने वैसे ही हवा में तीर चला दिया। एग्जैक्ट वैल्यूज आर नॉट ऑलवेज नेसेसरी, हमें कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत नहीं पड़ती, स्पेशली इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ रीजनिंग, और जब हमारे शुरुआत में हमें क्वेश्चंस पूछ रहे हो उस टाइम पे नहीं। ऑफन एन अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट इज इनफ टू टेल अस वेदर इज रिजल्ट इज रीजनेबल और इम्पॉसिबल। अप्रोक्सीमेट वैल्यू भी पता लग गई ना हमें कि भाई हाँ मोटा मोटा इतना है तो ये चीज ठीक है, अगर नहीं है तो गलत है। तो अप्रोक्सीमेट अगर हमें आंसर मिल रहा है तब भी चल जाता है। लर्निंग टू एस्टिमेट हेल्प अस बिल्ड इंट्यूशन, डिटेक्ट एरर एंड डेवलप कॉन्फिडेंस। तो हम एस्टिमेट करते हैं, ठीक है ना, वो हमें हेल्प करता है नई नई चीजों के बारे में जानने में, इंट्यूशन हमारे अंदर की जागरूकता को बढ़ाने में, हमारी गलतियों को पहचानने के, एंड डेवलप कॉन्फिडेंस, जिससे हमारा फिर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, हमारी थिंकिंग बढ़ेगी, ठीक है, कि हमें अपने विचारों के ऊपर कॉन्फिडेंस, हाँ अगर मेरे माइंड में ये क्वेश्चन आया है तो ये सही आया है, ठीक है, ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ये नहीं कि यार मेरे मन में ये डाउट है, लेकिन क्या मेरे को ये डाउट सही है गलत? नहीं, अगर आपके माइंड में डाउट आया है तो वो डाउट किसी न किसी रीजन के कारण आया है, तो ये आपका कॉन्फिडेंस आएगा जब आप रेगुलर इस चीज को प्रैक्टिस करोगे। साइंस वैल्यूज केयरफुल रीजनिंग परहैप्स मच मोर देन एक्यूरेट कैलकुलेशंस। तो जो साइंस है ना वो ज्यादा वैल्यू करती है केयरफुल रीजनिंग के ऊपर, मतलब केयरफुल होके जब हम रीजनिंग करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, उसको ज्यादा वैल्यू करती है, ना कि एक्यूरेट कैलकुलेशंस को। उसके बाद रेडी टू गो बियॉन्ड में एक और क्या है भाई हमारा, हाउ मच राइस वुड फीड ए फैमिली ऑफ 4 और फॉर ए मंथ, कि 4 घर के लोग हैं, 1 महीने तक कितने चावलों में उनका खर्चा चल जाएगा, मतलब काम चल जाएगा, कितने चावल लगेंगे उनकी भूख को, मतलब 1 महीने तक उनको भूख ना लगे, प्रॉपर खाना मिले उनको, कितने चावल लगेंगे, उसको कैलकुलेट करने के लिए टू मेक रफ एस्टिमेट अज्यूम दैट कि सभी की जो नॉर्मल आदमी की कैलोरी इनटेक क्या होती है
ठीक है, मतलब वो सारी सारी चावल से आने वाली है। और एवरेज एडल्ट की जो नीड होती है वो 2000 से 2500 कैलोरीज होती है। ठीक है, तो हमें पता लगाएंगे कि 1 ग्राम मेरे अनकुक्ड राइस के अंदर कितनी कैलोरीज हैं, उसके हिसाब से फिर हम इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे। पकाने के बाद कितनी एनर्जी बचेगी, एक एनर्जी के हिसाब से, मतलब एक उस एनर्जी के हिसाब से एक इंसान को कितने चावल लगेंगे एक दिन में कितने इतने लग रहे हैं, तो फिर 30 दिन में कितने लगेंगे। तो इस तरीके से हम अपने कैलकुलेट कर सकते हैं चीज़ों को। और हमें एग्जैक्ट नहीं चाहिए, हम अपना नॉर्मल अप्रोक्सीमेट भी पता लग गया ना कि भाई हाँ इतने में काम चल जाएगा, ठीक है। हम ये थोड़ी कि भाई इतने किलो, इतने ग्राम, इतने दाने चावल के लगे ना, अप्रोक्सीमेट पता लग जाए बस। एग्जाम्पल है जैसे एस्टिमेट हाउ मेनी लीटर्स ऑफ एयर यू ब्रीथ इन वन डे। एज्यूम करो कि कितनी अमाउंट ऑफ एयर तुम ब्रीथ करते हो, सांस लेते हो। स्टार्ट बाय एस्टिमेटिंग हाउ मेनी ब्रीथ यू टेक पर मिनट। सो पहले ये मापो कि आप एक बार में कितनी सांस ले रहे हो 1 मिनट में, और कितनी वॉल्यूम आपकी ब्रीथ में है। एक बार आप सांस ली तो कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर आपने ब्रीथ इन की। योर एम इज नॉट टू फाइंड द एग्जैक्ट आंसर। आपका एम डायरेक्ट आंसर निकालना नहीं है, बट ए रीजनेबल एस्टिमेट। बस एक आप नॉर्मल एस्टिमेट लगाना है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालोगे, देखो कि एट रेस्ट, आराम के टाइम पे आदमी 12 से 15 बार सांस लेता है 1 मिनट के अंदर। उसके बाद तो 60 मिनट होते हैं घंटे में, 24 घंटे में हमारे 1440 मिनट हो गई। तो एक दिन में 1440 मिनट वो सांस ले रहा है, तो वो 1440 गुणा में 12, मतलब 12 और 15 तो 13 14 मान लो, ठीक है। और अगर हम रफली लें तो 18 से 22,000 ब्रीथ वो ले रहा है। अगर हम मोटा मोटी माने तो एक आदमी एक दिन में 20,000 ब्रेथ ले रहा है, 20,000 बार सांस ले रहा है। वी ऑल्सो नीड टू फाइंड आउट वॉल्यूम। अब हमें क्या निकाल दिया, एयर की वॉल्यूम। हमने क्या लिया, एक बलून लिया जिसको हमने फुला दिया, और नॉर्मल कितना टाइम लगता है उसको फैलाने में, 4 से 5 ब्रेथ, ठीक है। और उस वॉल्यूम हमें पता है कि उस बलून के अंदर हमारी 2 लीटर एयर आ जाती है। तो हमें पता लग गया अगर हमारी 4-5 ब्रीथ में अगर 2 लीटर है तो हमें पता लग जाएगा कि हमारी एक ब्रीथ में कितनी लीटर एयर है। तो उस एक के हिसाब से हम पता लगा लेंगे कि हमारी एक ब्रीथ में लगभग 0.5 लीटर ऑफ एयर है। तो हमारी लगभग 20,000 में कितनी हो जाएगी, हम लगभग 10,000 डेली सांस ले रहे हैं, 10,000 लीटर हवा हमारे फेफड़ों में से गुजर रही है। अब इसको हम साइंटिफिकली चेक करते हैं रीजनेबल के हिसाब से। तो क्या है, हमने क्या किया, अगर हम वापस जाएं बलून वाले एग्जांपल पे, तो 1 कैन ब्लू, लेकिन कोई ऐसा भी इंसान होगा जो हमारे 20 सेकंड के अंदर फुला दे बलून ने। सो मे बी वी कुड फिल 3 बलून इन 1 मिनट। तो इससे हम ये दूसरा तरीका ये भी है ना कि एक इंसान 20 सेकंड में बलून फैला दे हैं, तो 1 मिनट में कितने बलून फैलाएगा, 3। तो इससे हम पता लगे 3 बलून 1 मिनट में, एक बलून में 2 लीटर हवा और 1400 मिनट। तो इससे हमें पता लग जाते हैं हमारी 8,640 लीटर ऑफ हवा, जो कि लगभग 10,000 के ही अप्रोक्सीमेट है। तो इससे हमें पता लग जाता है कि हमारी जो एस्टिमेशन है वो करेक्ट हो सकते हैं। तो उसके बाद आपके लिए क्वेश्चन है वही, डिस्क्राइब वन सिचुएशन वेयर एन अप्रोक्सीमेट आंसर इज गुड इनफ एंड वन वेयर यू वुड नीड ए वेरी एग्जैक्ट वैल्यू। कि आपको 2 सिचुएशन बतानी जहां पर आपकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू से काम चल जाता है, और एक ऐसी बतानी जहां पर आपको एग्जैक्ट वैल्यू ही चाहिए, ठीक है। एग्जैक्ट मतलब एग्जैक्ट, तो वो आपको बताना। चल कमेंट में बताना भाई सोच के 2 ऐसे एग्जांपल। उसके बाद खत्म हो गया भाई चैप्टर, बस थोड़ा सा रह गया, एक पेज। चलो, आफ्टर ग्रेड 10, जब आप 10वीं क्लास से के बाद 11th में हो गए, इफ यू डिसाइडेड टू स्टडी साइंस, अगर तुमने डिसाइड किया साइंस को पढ़ना, इट विल बी डिवाइडेड इनटू ब्रांचेस, वो अलग अलग ब्रांचेस में डिवाइड हो जाए, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड साइंस, अर्थ साइंस, जो हमारी नॉर्मल हम ज्योग्राफी बोलते हैं। एंड इवन इन द ग्रेड 9 एंड 10th, और यहां तक कि 9th-10th क्लास के अंदर भी जो हमारे चैप्टर्स हैं वो फोकस करते हैं इन एरियाज पे, क्योंकि अलग अलग टाइप के चैप्टर हैं हमारे, फिजिक्स के भी, केमिस्ट्री के, बायो के भी, अर्थ साइंस के भी, एनवायरमेंट के भी। वी हैव हाईलाइटेड सम ऑफ द एक्साइटिंग थिंग्स यू मे लर्न अबाउट इन द नेक्स्ट लेवल ऑफ बॉक्सेस,
कि बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो आप आगे चल के पढ़ने वाले हो। हैवएवर डू रिमेंबर, याद रखो, दैट द नेचुरल वर्ल्ड डज नॉट हैव एनी सच बाउंड्रीज। नेचुरल वर्ल्ड की ऐसी कोई बाउंड्रीज नहीं है कि ये फिजिक्स का एरिया, ये केमिस्ट्री का, ये बायो का, नहीं, सारी चीजें एक दूसरे के साथ इंटरलिंक हैं, लेकिन उनको पढ़ने के लिए हमें उनको अलग अलग करना जरूरी है। इस वजह से अलग अलग सब्जेक्ट बनाए, लेकिन साइंस एक ही है, वो एक दूसरे से इंटरलिंक ही है। दीज डिविजन्स आर मेड अस टू ओनली ऑर्गेनाइज नॉलेज, they are not independent of each other. Most of the real world problem today such as understanding climate change, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम है, जैसे हम क्लाइमेट चेंज को पढ़े, ठीक है, मेडिसिन बनानी हो हमने कोई, या फिर कोई टेक्नोलॉजी बनानी हो, उसमें हमें अलग अलग आइडिया चाहिए। हमें फिजिक्स भी यूज करनी पड़ेगी, हमें केमिस्ट्री भी यूज करनी पड़ेगी, हमें अर्थ साइंस भी यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। साइंस ऑल्सो कनेक्ट नेचुरली विद मैथमेटिक्स, टेक्नोलॉजी, आर्ट एंड सोशल साइंस, इन सभी चीजों के साथ कनेक्ट है हमारी साइंस। मैथ के साथ भी, टेक्नोलॉजी के साथ भी, आर्ट्स के साथ भी, और यहाँ तक कि सोशल साइंस के साथ भी कनेक्टेड है। टू मेक सेंस ऑफ दिस वर्ल्ड फुली, कि हमारे पूरे दुनिया को हम अच्छे से समझ पाए, वी नीड टू कनेक्ट मल्टीपल वेज ऑफ नोइंग एंड एक्सप्रेसिंग आइडियाज ईच एनरिचिंग अदर। तो हमें एक दूसरे के आइडियाज को मिक्स करके पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम सभी डिफरेंट आइडियाज को कनेक्ट करके पढ़ें, इससे हमें बहुत ईजी होगा चीजों को सीखने के बारे में, नई नई चीजों को जानने के बारे में। उसके बाद एक और है वही आपकी एक्टिविटी, देखो, चूज ए रियल लाइफ ऑब्जेक्ट। एक रियल लाइफ ऑब्जेक्ट चूज करो, जैसे एक प्रेशर कुकर है, या फिर कोई मोबाइल फोन, और ए प्रॉब्लम में बी इट, या फिर कोई प्रॉब्लम लो, जैसे कि कोई ट्रैफिक जैम हो आपके स्कूल के, तो आप स्केच बनाना है कि कैसे कैसे अलग अलग काइंड ऑफ आइडियाज, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी कैसे यूज हो रहे हैं इसके अंदर। जैसे प्रेशर कुकर है, प्रेशर कुकर के अंदर आपने हीट दी, नीचे से हीट हुई, हीट से हमारे जो वाटर है, वो जो कंटेंट होगा वो स्टीम में कन्वर्ट हुआ, क्या यूज हुई, केमिस्ट्री। उस स्टीम ने, ढक्कन बंद था, उस स्टीम ने प्रेशर लगाया ढक्कन के ऊपर, जैसे ही प्रेशर लगाया क्या आ गई, फिजिक्स, ठीक है। देखो मोबाइल फोन का एग्जांपल लो, मोबाइल फोन में क्या है, हमारी बैटरी है, बैटरी से एनर्जी मिली, केमिस्ट्री आ गई। एनर्जी से हमारे सिग्नल्स बने, डिस्प्ले वगैरह, लाइट आई, साउंड सिग्नल्स गए, फिजिक्स आ गई। तो दोनों चीजें एक दूसरे के साथ इंटरलिंक हैं, अलग नहीं है। ये तो हमने बस पढ़ने के लिए अलग अलग सब्जेक्ट बना दिए। चलो उसके बाद जैसे ये है, हाउ डज ए मास्क रियली वर्क, कि एक मास्क होते हैं, हमने कोविड के टाइम में देखा हो, लेकिन अब तो पोल्यूशन भी कोविड जैसा ही हो गया हर टाइम। दिल्ली वगैरह एरिया में तो सभी लोग मास्क लगा के घूमते हैं, तो बहुत ज्यादा पोल्यूशन है। तो सॉल्विंग रियल प्रॉब्लम्स रिक्वायर नॉलेज ऑफ फ्रॉम सेवरल ब्रांचेस ऑफ साइंस, कि भाई ऐसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए अलग टाइप की से नॉलेज चाहिए हमें। जैसे कोविड-19 के टाइम वी ऑल यूज्ड मास्क फॉर सेफ्टी, हम सभी ने मास्क लगाए, ऐसे मास्क थे, और भी जो अमीर लोग थे तो उन्होंने अच्छी क्वालिटी के मास्क यूज किए, लेकिन बेसिक मास्क ऐसे होते हैं। सो अंडरस्टैंडिंग हाउ मास्क वर्क रिक्वायर कंसेप्ट फ्रॉम फिजिक्स, फिजिक्स भी यूज होती मास्क को बनाने में, जैसे पार्टिकल का मोशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। केमिस्ट्री भी यूज होगी, कैसे, हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीमर फैब्रिक, कैसा फैब्रिक ले हम। बायोलॉजी भी यूज होगी, साइज और बिहेवियर कैसा होगा हमारे वायरस का, जिससे हमें बचाव करना है। एंड मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स भी चाहिए, क्योंकि हमें मॉडलिंग, एयर फ्लो और फिल्ट्रेशन एफिशिएंसी भी देखनी है, कि उसमें से सांस आएगा या नहीं, कितना फिल्टर कर पाएगा या नहीं हवा को। चल last and final paragraph of this chapter. Finally, as we have mentioned in every textbook, जैसे कि हम हर टेक्स्ट बुक के अंदर मेंशन करते हैं कि साइंस इज नॉट जस्ट ए कलेक्शन ऑफ फैक्ट, ये केवल ये नहीं कि कहीं से इकट्ठा कर के हमने कुछ बातें हैं वो डाल दी, नहीं, या फिर इक्वेशंस हो या फिर एक्सपेरिमेंट हो, ऐसा नहीं है। इट इज ए ह्यूमन एक्टिविटी, ये क्या है, हमारी खुद की इंसानों द्वारा की गई एक्टिविटीज हैं। शेप्ड बाय क्यूरियोसिटी, जो कैसे बनी है, हमारे अंदर की क्यूरियोसिटी से,
जिज्ञासा से, क्रिएटिविटी से, कोलैबोरेशन से एंड केयरफुल क्वेश्चनिंग से। इन सब से हमने हमारे माइंड में क्वेश्चंस आए, हमने एक्सपेरिमेंट किए, ये सारी चीज़ों के बारे में हमने जाना। इट ग्रोज एज पीपल आस्क क्वेश्चन, ये बढ़ती है जैसे जैसे लोग क्वेश्चन पूछते हैं, अपने आइडियाज़ को टेस्ट कर सकते हैं, रिजल्ट को शेयर करते हैं एंड लर्न फ्रॉम द मिस्टेक, और जैसे हम अपनी गलतियों से नई नई चीज़ों को सीखते हैं, सुधार करते हैं। Science develop over time through the work of mainly individual across the different culture and generation. साइंस ग्रो करती है जैसे जैसे अलग अलग दुनिया में बैठे लोग काम करते हैं साइंस के ऊपर, एक्सपेरिमेंट करते हैं। इवन इफ यू डू नॉट चूज टू स्टडी साइंस बियॉन्ड ग्रेड 10, अगर आपने डिसाइड कर लिया कि अब मेरे को 10th क्लास से के बाद साइंस नहीं करनी, मेरे को पढ़नी, मेरे को दूसरी स्ट्रीम्स लेनी है, तब भी साइंटिफिक थिंकिंग विल हेल्प यू, विल बी वेरी इंपॉर्टेंट इन वट एवर यू डू। कहीं पर भी चले जाना, आपकी साइंटिफिक थिंकिंग आपको बहुत हेल्प करेगी, क्योंकि आप फिर किसी भी कहीं कहाई बात के ऊपर विश्वास नहीं करोगे, आप उसके लिए फिर फैक्ट चेक करोगे, रीजंस लेके आओगे, काउंटर क्वेश्चंस डालोगे। अगर जब प्रूव हो जाएगी तब आप उस चीज को मानोगे, एक्सेप्ट करोगे। इट हेल्प्स पीपल अंडरस्टैंड द टेक्नोलॉजी एंड सराउंड्स यू, इससे फिर हमें इट हेल्प्स यू अंडरस्टैंड द टेक्नोलॉजी, ये हमें टेक्नोलॉजी को समझने में हेल्प करता है। एंड सराउंड्स दैट सराउंड्स यू, हमारे आसपास जो टेक्नोलॉजी है उसके बारे में, जैसे फोन है, मेरे सामने क्या टेक्नोलॉजी, कैमरा है, ये बोर्ड है, लाइट्स हैं, एयर कंडीशनर, ये सारी क्या है टेक्नोलॉजी। आपके पास क्या, आपके पास भी ये सारी चीजें, आपके पास फोन है, लैपटॉप्स हैं, टैबलेट्स हैं, ठीक है, आप रूम में बैठे हो, फैन चल रहा है, एसी चल रहा है, लाइट्स हैं, ये सब उनको समझने में हेल्प होती है साइंस से। एंड हेल्प्स यू इवैल्यूएट इंफॉर्मेशन क्रिटिकली एंड मेक सेंस ऑफ द वर्ल्ड, तो जितनी भी इंफॉर्मेशन है ना, उसको आप क्रिटिकली एनालिसिस करते हो, फिर फैक्ट और रिजल्ट के ऊपर पहुंचते हो और चीजों को समझते हो। एज यू बिगिन दिस स्टेज ऑफ एक्सप्लोरेशन, जैसे ही आप ये जो एक्सप्लोरेशन की स्टेज है इसको स्टार्ट करोगे, साइंस इनवाइट्स यू नॉट ओनली टू लर्न अबाउट द वर्ल्ड, केवल दुनिया के बारे में सीखने के लिए नहीं बुला रही साइंस आपको, बट ऑल्सो टू लर्न हाउ वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इट, बल्कि हम इसको समझने की कैसे कोशिश कर रहे हैं ये भी पता चलेगा हमें। एम्बार्क ऑन योर जर्नी ऑफ डिस्कवरी, कि चलो अपनी जो यात्रा है खोज की उसके ऊपर निकल पड़े। लुकिंग केयरफुली थ्रू द मैग्नीफाइंग ग्लास, हम उस मैग्नीफाइंग ग्लास से बिल्कुल केयरफुली देखें, डिटेल्स में डीपली एनालिसिस करें एविडेंस का, एंड गाइडेड बाय कंपास ऑफ क्यूरियोसिटी, और हमारा जो कंपास था जिसकी हमने पहले बात की थी, जो हमें डायरेक्शन देता है, हमारी जो क्यूरियोसिटी है उसके यूज करके हम अपना आगे बढ़े। हैप्पी एक्सप्लोरिंग, ठीक है। तो दिस वन वाज योर चैप्टर नंबर 1 ऑफ योर न्यू बुक एक्सप्लोरेशन। इसके बाद आपका जो सेकंड चैप्टर होने वाला है वो आपका जो होगा वो आपको करवा देंगे, ठीक है। तो इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल एंड hit the like button and do release a comment in the comment section if it can be a comment of compliment or the things which you want that we should improve in ourselves, that will also be considered from our side, because we are here to teach you, so we will try to teach you in the manner you want to study. Okay, so feel free to share your experience, your suggestions in the comment section. So thank you so much for watching. Thank you so much. Thank you so much, thank you so much. See you in the next class with same kind of energy, same kind of environment, same kind of learning. Keep learning, keep exploring. See you in the next class. Till then, bye bye. Have a good day, good night. Thank you so much.